आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 10 सितंबर की शाम का दिन भर है ये और मैं हूं अमन गुप्ता। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आ चुके लोगों की रिपोर्ट आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आई है। तो आखिर क्या है इस अंतर की वजह और क्यों एंटीजन टेस्ट की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में है, और आईसीएमआर के बार बार कहने पर क्यों राज्य नहीं कर पा रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट। 7 सितंबर को सीमा पर किस तरह की हलचल रही, इससे जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। मैक्सर टेक्नोलॉजीज की ये तस्वीरें हैं। इनमें चीन की क्या स्थिति है समझेंगे और बताएंगे ग्राउंड जीरो से ताज़ा हालात। मोरेटोरियम पर ब्याज माफी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज इस पर तीसरी बार सुनवाई हुई और लोन मोरेटोरियम की अवधि को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आम आदमी से लेकर बैंक और बाजार पर इसका कैसा असर होगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस। बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने एम्स के बेड से लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेजा है। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। गौरतलब है कि रघुवंश प्रसाद सिंह बीमार हैं और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 95,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। वहीं 1200 के करीब मरीजों की मौत दर्ज की गई है। कोरोना काल में 1 से 6 सितंबर को हुई जेईई परीक्षाओं में आवेदन करने वाले 26% बच्चों ने परीक्षाएं नहीं दी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 8,58,000 आवेदकों में सिर्फ 6,35,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ऑक्सफर्ड की कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अगला निर्देश आने तक ट्रायल पर रोक रहेगी। सुरक्षा कारणों की वजह से ये ट्रायल रोका गया है। ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में भी फिलहाल ट्रायल रुका हुआ है। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज मुंबई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब ये है कि रिया और उनके भाई शौविक को एक रात और भाईखला जेल में गुजारनी होगी। रिया को ड्रग्स केस में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जेल की सजा सुनाई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। कंगना ने उद्धव को वंशवाद का नमूना तो शिवसेना को सोनिया सेना तक कह डाला। सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के लिए अलग और विशेष कोर्ट गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से जालसाजी करके लाखों रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। खाते में क्लोनिंग कर लखनऊ के 2 बैंकों से अपराधियों ने फर्जी चेक लगाकर लाखों रुपए की रकम निकाल ली। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर आप शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अमन गुप्ता। देश भर में कोरोना को लेकर 2 तरह की टेस्टिंग हो रही है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरी आरटीपीसीआर यानी रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसमें एंटीजन टेस्ट धड़ल्ले से हो रहा है और उसकी अपेक्षा आरटीपीसीआर टेस्ट बेहद कम। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आरटीआई लगाई है जिससे ये जानकारी मिली है कि दिल्ली में एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए 7,45,000 लोगों में से जब 0.8% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया तो उसमें से 11.5% लोग पॉजिटिव आ गए, यानी 699 लोग। आईसीएमआर पहले ही कह चुका है कि जिन लोगों को कोरोना के लक्षण हैं और उनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाना चाहिए। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर इसी बात को दोहराया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के सभी लक्षणों वाले नेगेटिव मामलों की दोबारा जांच करने के लिए कहा गया है ताकि कोई पॉजिटिव मामला छूट न जाए। द ट्रिब्यून अखबार में हेल्थ से जुड़े मसलों पर लिखने वाली हेल्थ जर्नलिस्ट अदिति टंडन से हमने बात की और पूछा इतना अंतर की वजह क्या है, क्यों रैपिड एंटीजन टेस्ट उतना प्रमाणिक नहीं है जितना कि आरटीपीसीआर है, इसमें ऐसा क्या अलग और क्या खास होता है। जो आरटीपीसीआर है वो अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट को पूरे विश्व में गोल्ड स्टैंडर्ड
टेस्ट माना गया है कोविड को पहचानने के लिए। और उसकी एक सिंपल सी वजह ये है कि जो पीसीआर टेस्ट होता है वो वायरस के अंदर जो जीन होता है वो डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि अब हम बहुत टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए श्रोताओं को इतना समझाएं कि मेन डिफरेंस आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट में ये है कि जबकि तो आरटीपीसीआर टेस्ट वायरस के अंदर जाकर उसके अंदर जो जीन पाया जाता है उसको पिकअप कर सकता है, उसकी टेक्निक ऐसी होती है कि वो पिकअप कर सकता है। एंटीजन टेस्ट जो होता है वो जो वायरस की कोटिंग पे प्रोटीन होती है उसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, वायरस के बाहर रहती है वो, उस प्रोटीन को कैच करता है। ये दोनों ही टेस्ट जो है सैंपल्स जो होते हैं वो नाक और थ्रोट से लिए जाते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए नेजल सैंपल्स लिए जाते हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नोज और थ्रोट दोनों के सैंपल्स लिए जाते हैं। ये दोनों ही जो टेस्ट हैं वो उसमें खास डिफरेंस ये है कि जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आने में 1 दिन लग जाता है क्योंकि पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया 6 से 8 घंटे की है, वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो क्विकली हो जाता है और उसका जो रिजल्ट है आपको आधे घंटे में मिल जाता है। दूसरी इन दोनों के मेन खासियत ये है, फर्क ये है कि जहां आरटीपीसीआर कॉस्टली है क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और उसकी कैपेसिटी अभी आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट्स की और लैब्स की कैपेसिटी इंडिया में उतनी नहीं है, इसलिए वो एक महंगा टेस्ट है। करीब 2500 रुपए उसमें लग जाते हैं। 4500 रुपीज से शुरू हुआ था, आज की डेट में करीब 2000 से 2500 रुपए आज भी आरटीपीसीआर का एक टेस्ट करने में लग जाते हैं। वहीं जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो क्विक टेस्ट है, रिजल्ट जल्दी देता है और उसकी जो टेस्ट किट है महज 450 रुपीज से 600 रुपए तक आ जाती है और बहुत ही सस्ता टेस्ट है। तो अब इसमें आपने पूछा कि वजह क्या है। अब देखिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो कैपेसिटी है फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स देने की वो बहुत ज्यादा है, जबकि आरटीपीसीआर की ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। आरटीपीसीआर आपको अच्छे से ये बता सकता है कि अगर आप में वायरस है या नहीं है। जो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ये 2 मार्कर्स होते हैं किसी भी वायरल टेस्ट के, ये दोनों ही मार्कर्स आरटीपीसीआर टेस्ट में बहुत ही बेहतर हैं, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में इतने बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट बहुत आ रही हैं और जैसा कि आरटीआई की क्वेरी में पाया है। अदिति जी, आरटीपीसीआर टेस्ट महंगा भी है और इसका रिजल्ट भी देर में आता है, तो चलिए इसको हम बड़े स्केल पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इस तरह देखें तो कोरोना के आंकड़ों का तो पूरा गणित ही हिल गया है। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है? हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है। इनफैक्ट जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्थ मिनिस्ट्री की हुई थी उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यही जताया गया था। जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण जी, उनसे जब ये पूछा गया कि इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं देश में, जैसे हमारे आज की डेट में 95,000 केसेस एक दिन में हो गए हैं, ये सबसे ज्यादा केसेस हैं आज तक के। तो उन्होंने ये कहा था कि जो हाई बर्डन स्टेट्स में सेंट्रल टीम्स डिप्यूट हुई हैं, उन्होंने ये पाया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आईसीएमआर की रैपिड एंटीजन टेस्ट की एडवाइजरी को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो फॉल्स नेगेटिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नहीं भेज रहे हैं। तो वो लैक्सिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी हो रही है और बहुत सारे लोग पॉजिटिव जो हैं वो मिस हो रहे हैं सिस्टम से। तो आप तो जान ही रहे हैं, आप कब से इस पैंडेमिक को फॉलो कर रहे हैं, मेरी भी आपसे बात होती रही है। आप जान रहे हैं कि कितना इन्फेक्टिव वायरस है, एक इंसान कितने लोगों को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है और वो किस कदर वो चेन बढ़ती जाती है। तो आप समझिए अगर रैपिड एंटीजन का एक भी फॉल्स नेगेटिव टेस्ट कंफर्म ना किया जाए आरटीपीसीआर के थ्रू, तो कितने, आपने अभी बताया कि कितने लोग मिस हो रहे हैं सिस्टम में। फॉल्स नेगेटिव को कंफर्म करना आईसीएमआर की एडवाइजरी में जरूरी बताया गया है, लेकिन स्टेट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के फटाफट इस गैप को भरना है। यही वजह बताई जा रही है, एक वजह ये बताई जा रही है। दूसरी वजह तो ये है कि इतनी एग्रेसिव टेस्टिंग इंडिया कर रहा है। इंडिया इस वक्त कम से कम 5.5 करोड़ टेस्ट कर चुका है और हमसे ज्यादा पूरे विश्व में टेस्ट करने वाला अगर कोई देश है तो वो साउथ कोरिया है। और इंडिया आज की डेट में सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट टेस्ट करने वाला देश है पूरे विश्व में।
तो ये स्थिति है। तो स्टेट्स को आप सही कह रहे हैं, ये समझना होगा कि अगर रैपिड एंटीजन, देखिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को यूज करिए कंटेनमेंट जोन्स में, फील्ड सेटिंग्स में। पॉजिटिव लोग आ गए उनको हटा के फटाफट आप ट्रीटमेंट करिए, जो नेगेटिव आ गए हैं उनको सिस्टम में ले जाके आरटीपीसीआर टेस्ट करवाइए। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, अदरवाइज उन्हीं पर सारा बर्डन पड़ जाएगा बाद में। अदिति, मेरा अगला सवाल ये है कि जब आईसीएमआर ने कहा है कि जिनमें कोरोना के लक्षण हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाए, जब अगर उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? राज्य कहाँ चूक रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के मामले में? देखिए, राज्यों की तरफ से हो सकता है कि राज्यों का एक जो आप कह रहे हैं और जो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की कैपेसिटी कितनी है राज्य में, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मैं खुद जानती हूँ कि बड़े बड़े शहरों में भी अच्छी लैब टेस्टिंग फैसिलिटी अभी नहीं है। हालांकि इंडिया ने लैब और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत रैंप अप किया है। करीब 1600-1700 लैब्स आज की डेट में है, जहां हम एक लैब से शुरू हुए थे। लेकिन फिर भी इन लैब्स का जो जिसको कहते हैं लोकेशन, वो जरूरी नहीं है कि अच्छा हो और पूरी पॉपुलेशन को कवर कर पाए। अब देखिए, वायरस का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। पहले अर्बन सेंटर्स में, सिटीज का वायरस था ये, अब धीरे धीरे सेमी अर्बन एरियाज में भी जा रहा है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट के फॉल्स नेगेटिव इसी तरीके से मिस होते रहे, तो मुझे लगता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अपना एडवाइजरी रिविजिट करके रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी तरह प्रोहिबिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और अब बढ़ते हैं भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी खबर की ओर। चीन की चालबाजियां बॉर्डर पर हम लगातार देख रहे हैं। उसने घुसपैठ की कोशिश की, उसने भारतीय सैनिकों पर गोलियां चलाईं, लेकिन हर बात से वो मुकर जाता है, साफ पल्ला झाड़ लेता है कि उसने ऐसा किया ही नहीं। चीन की हरकतें सीमा पर संदिग्ध हैं और सैटेलाइट इमेजेस इसकी तस्दीक करती हैं। 7 सितंबर की पेंगोंग सो और फिंगर 4 से जुड़े कुछ इलाकों की सैटेलाइट इमेजेस इंडिया टुडे के हाथ लगी हैं। हमारी एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम है जो सैटेलाइट इमेजरी और बाकी चीज़ों को स्टडी करके इन्वेस्टिगेटिव तरीके से स्टोरीज करती है। इसी टीम के सदस्य हैं अंकित। उन्होंने इन तस्वीरों को स्टडी किया है। मैंने उनसे बात की और पूछा कि इन तस्वीरों में चीन की किस तरह की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये 7 सितंबर को एक स्पेस फॉर्म है मैक्सा टेक्नोलॉजी, उसके सैटेलाइट में टैग किए। तो इसमें है 7 तारीख की जो LHA की जिसे हम कहते हैं वास्तु स्थिति है, वो साफ साफ दिख रही है। अभी तक 2-3 तरह की थियरीज चल रही थी कि भारत की सेना कहाँ पे है और चाइना की सेना कहाँ तक आई है। इन दोनों के बीच में अगर किसी अभी तक जिस चीज की कमी थी वो था एक वेरीफाइबल न्यूट्रल सबूत। तो इन सैटेलाइट इमेजेस को हम एक सबूत के तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें है वो ये है कि चीन ने जैसा कि आरोप लगाया था कि भारत की सेना LHC को पार करके चीन के क्षेत्र में जाके बैठी है, इन तस्वीरों से इतना समझ में आता है कि चीन के आरोप गलत है, भारत की सेना ने LHC पार नहीं। दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि अगर आप पैंगोंग सो इलाके की बात करें तो पैंगोंग सो के 2 किनारे हैं, एक उत्तरी किनारा और एक दक्षिणी किनारा। तो उत्तरी किनारों पे चीन ने जो फिंगर 4 का जो टॉप जिसे हम कहते हैं रिजलाइन है, रिजलाइन पे कुछ इलाकों पर जो पहले पिछले महीने तक कब्जा किया हुआ था, उन इलाकों से थोड़ा पीछे हटा है। कुछ जो रिजलाइन के ऊंचे ऊंचाई के इलाके थे, ये उत्तरी किनारे की बात कर रहा हूँ, वहां से चीन थोड़ा पीछे हटा है। लेकिन 2 कदम पीछे हटने के साथ ही वही कहते हैं वो 4 कदम फिर आगे ही बढ़ता है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जहाँ पे चीन अभी भी चीन की सेना है, वहां पे उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह के तंबू हैं, जिस तरह के परमानेंट या सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है, उनको देख के लगता है कि शायद जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग हॉल की तैयारी है, सर्दी के मौसम में रुकने की तैयारी। जो दक्षिणी किनारे की बात है, जो कि चर्चा में है पिछले 2 हफ्ते से, दक्षिणी किनारे पे एक तो खबरें आई थी कि हेलमेट टॉप पे किसी सेना ने कब्जा कर लिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि चीन ने कब्जा कर लिया है, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत ने कब्जा कर लिया है। हेलमेट टॉप की जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कम से कम 7 सितंबर तक हेलमेट टॉप के ऊपरी ऊंचाई पे किसी सेना कब्जा नहीं है, वहां पे कोई सेना नहीं थी।
लेकिन जो नीचे का इलाका है वहां पे हमें चीनी सेना की गाड़ियां और चीनी सेना के तंबू दिखे। तो हेलमेट टॉप का जो इलाका है वहां पे चीन की सेना का कब्जा है, और हेलमेट टॉप इलाके पे जिस इलाके में चीन की सेना दिख रही है वो इलाका वैसे भी LAC के उस तरफ आता है, यानी वो हमारे भारत की तरफ का इलाका नहीं है। तो दो बड़ी चीजें हैं, पहला ये कि भारत की सेना ने LAC क्रॉस नहीं किया है, दूसरा ये कि कुछ जगहों पे चीन की सेना पीछे हटी है, तीसरा ये कि जो चीन की सेना है वो हेलमेट टॉप के निचले इलाकों में देखी गई। ये थे हमारे रिसर्च टीम के साथी अंकित। अब सीधे जमीनी हालात जानने के लिए हम रुख करते हैं अपने लेह में मौजूद संवाददाता अभिषेक भल्ला का। तो अभिषेक जी, 7 सितंबर की सैटेलाइट इमेजेस में दिख रही स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है? ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं अभी? देखिए, पहले तो सैटेलाइट इमेजरी की बात कर लें। सैटेलाइट इमेजरी से कुछ बातें बड़ी साफ हो जाती हैं जो इतने दिन से हम रिपोर्ट कर रहे थे। चाइना जो है साउथ और नॉर्थ बैंक जो पेंगोंग लेक का है, दोनों तरफ में भारी बिल्डअप कर रहा है और ये साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो ये रिपोर्ट चल रही थी कि इंडियन आर्मी ब्लैक टॉप या हेलमेट टॉप के ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसा सैटेलाइट इमेजरी में नजर नहीं आ रहा है। और यही ग्राउंड सिचुएशन हमें भी पता चली थी कि इंडियन आर्मी चोटियों पर नहीं है ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के, लेकिन हाँ कुछ ऐसी जगहों पर है जहां पे कमांडिंग पोजीशंस हो सकती हैं इन माउंटेन टॉप्स पर। इसके अलावा क्योंकि चाइनीज आर्मी के बार बार कोशिशें रही हैं डिसलॉज करने की इंडियन ट्रूप्स को कुछ इलाकों में, खास करके जो इलाके नॉर्थ ऑफ रेजांगला पड़ते हैं वहां पर इंडियन आर्मी ने कुछ वायर्स लगाई हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं और साफ साफ एक इंडिकेशन दे दी है ये करके चाइनीज फोर्सेस को कि इसके आगे नहीं आइए, अगर आप इसके आगे आएंगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, फिर इंडियन आर्मी एक्शन ले सकती है, ये हमारा इलाका है। तो ये काफी एक अहम डेवलपमेंट है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है। और जो अब पूरे विवाद को सुलझाने को लेकर जो बात वगैरह चल रही थी वो अब किस स्तर पे है, क्या वो जारी है? देखिए, बात बहुत अलग अलग स्तर पे हो रही है, दोनों आर्मीज के स्तर पर हो रही है। करीब करीब हर रोज ब्रिगेड कमांडर लेवल मीटिंग हो रही है। अब हमें जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में शायद कोर कमांडर लेवल मीटिंग भी हो, लेकिन आपको बता दें कि 5 बार पहले कोर कमांडर लेवल मीटिंग हो चुकी है और जो स्टेलमेट बना हुआ था वो एक तो बदला नहीं बल्कि स्थिति और खराब होती रही। इसका कारण ये था कि जो भी रोड मैप डीएस्केलेशन डिसएंगेजमेंट के लिए पर चर्चा होती थी वो चीजें जमीन पर ट्रांसलेट नहीं होती थी क्योंकि चाइना की तरफ से बिल्डअप होता रहा। इसके अलावा जो है कूटनीतिक लेवल पर भी बातचीत हुई और अब तो हमने देखा कि कुछ दिन पहले मॉस्को में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिले। उस मीटिंग के कुछ दिन बाद ही ये फायरिंग की घटना हो गई साउथ बैंक पर नॉर्थ ऑफ रेजांगला। और आज शाम को जब दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मॉस्को में मिलेंगे तो उनकी मीटिंग जो है वो उसी हालात में होगी जब बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है दोनों तरफ से। इंडिया ने भी अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है क्योंकि चाइनीज डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बल्कि हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो इंडियन आर्मी की स्पेशल माउंटेन फोर्सेज हैं, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में लड़ने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जिनकी एक्सपर्टीज है, इस तरह के ट्रूप्स को भी फॉरवर्ड लोकेशंस में डिप्लॉय कर दिया गया है। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता अभिषेक भल्ला जो लेह में मौजूद हैं। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। अब अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक अपील है, एक दरख्वास्त है आपसे कि टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल अब बन चुका है। वहाँ आप हमसे जुड़िए। वहाँ जो हमारा ग्रुप है वहाँ आपको सीधे हर पॉडकास्ट की लिंक मिल जाएगी। लोन मैरिटोरियम यानी किस्त में भुगतान में मोहलत का मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने आज कहा कि मैरोटोरियम पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई को ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिपेमेंट मैरोटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि इस दौरान किसी भी लोन की अदायगी न होने पर अकाउंट को एनपीए न घोषित किया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मैरोटोरियम को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कर्ज अदायगी न करने पर अकाउंट एनपीए घोषित करने पर रोक को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ये कितनी बड़ी राहत है आम आदमी के लिए और इसका बैंकों पर क्या असर होगा, ये समझने के लिए मैंने बात की आर्थिक मामलों को जानने वाले इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर से। देखिए, अगर सही मायने में अगर आप समझें इसको, तो ये जो फैसला था ना ये मोरेटोरियम का, ये अब दरअसल गले में फंस, ये गले में इसलिए फंस गया है क्योंकि जो दलीलें दी जा रही हैं कोर्ट में, जो सेट ऑफ बोरोवर है और उनकी तरफ से जो वकील हैं जो दलीलें दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आप ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं, आप अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो रिलीफ किस बात की है। आप देखिए कि लाखों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बहुत सारे लोगों की आय टूट गई है। निश्चित तौर पर ये मानवीय है, और अगर लोगों की आय टूट गई है या वो अस्पताल में भर्ती है, बहुत सारा खर्च वो अपनी बीमारी पे कर रहे हैं, तो वो लोन कैसे देंगे। लेकिन अगर आप बैंकों के नजरिए से देखें अमन, और अगर आप कर्जदार कर्ज देने वाले की हैसियत से देखें, तो ये कितनी बड़ी दुविधा है। उन्होंने जब ये कर्ज दिए थे तो वो कर्ज के लिए उन्होंने जो जमा पर पैसा था उससे कर्ज दिए थे, यानी कि हमारी और आपकी जो जमा बैंकों में रखी है, बैंकों ने उसी जमा को कर्जदार को कर्ज दिया था। किस उम्मीद से दिया था कि अगर कोई किसी एफडी पर वो 6% ब्याज दे रहा है किसी जमाकर्ता को, तो उसके एवज में उसने 8% का होम लोन या 10% का कार लोन या 14% का पर्सनल लोन दे रखा है, और जब वो वहां से पैसा आएगा तो वो अपने जमाकर्ता को 6% दे देगा। आप एक स्थिति को फर्ज कीजिए कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही और अगर लोगों के पास पैसा नहीं है और हम ऐसे लड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के निर्णय देती रही कि हाँ अगर ऐसा है तो आप राहत बढ़ाते रहिए, मोरेटोरियम मत लीजिए, ब्याज मत लीजिए, तो दूसरी तरफ से वो जमा करता खड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए ये बैंक या बैंकों का संगठन में ये पहुंच जाए, वो कहे ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि आप जमा पर ब्याज, अगर आप ये कहते हैं कि आप कर्ज पर कर्ज ब्याज मत लीजिए या आप चक्रवर्ती ब्याज मत लगाइए या आप लोन की किस्त माफ कर दीजिए, तो हम जमाकर्ताओं को फिर पैसा कैसे दें? क्या जमाकर्ताओं के को की कीमत पर ऐसा करना सही होगा? तब ये शायद बहुत बड़ी दुविधा बन जाएगी। शुभम जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बैंकों से जुड़े इस तरह के नियम बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, अगर आप निवेशक की हैसियत से सोचें, अगर मान लीजिए मैं और आप एक निवेशक की हैसियत से सोचें और हमारे बैंक में पैसे लगे हुए, मान लीजिए मेरे पास और आपके पास देश के किसी निजी या सरकारी बैंक के शेयर हैं, वो बैंक का जो धंधा है, वो बैंक का धंधा मूल रूप से क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोन बांटना, इंटरेस्ट की इनकम कमाना और उससे बैंक का विस्तार करना। अब अगर ऐसी स्थिति में जब आप बैंकों का जो कोर बिजनेस है, कर्ज देना, जो उनका सबसे कोर बिजनेस है, अगर वही स्थिति में उन्हीं के बिजनेस पर संकट आ जाएगा, वही जो कोर एक्टिविटी है उसमें ही वो नहीं अच्छा कर पाएंगे, तो निश्चित ही तौर पर बाजार इसको बहुत अच्छा नहीं मानेगा। और यही रीजन था कि अगर आपको ध्यान हो तो पिछले हफ्ते 4 सरकारी बैंकों को की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था और ये बोला गया था कि बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है, जो बैंकों की जो बैलेंस शीट है, उस पर दिक्कत आएगी, निश्चित तौर पर उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होगी। शुभम जी, आरबीआई ने हाल ही में ये भी कहा था कि लोन मैरोटोरियम की अवधि को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर कोई कुछ कारण बताए, जैसे कि उसकी नौकरी चली गई है या वो बीमार है। तो ये किस तरह से आम आदमी के लिए फायदे की बात है? क्या इसका कोई नुकसान भी है? देखिए, वो रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है। वो उस स्थिति में क्या होगा कि कोई बैंक अपने कर्जदार जिसको उसने कर्ज दे रखा है उसके कर्ज को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर में क्या होता है? रिस्ट्रक्चर में 2-3 तरीके के प्रोसेस होते हैं। रिस्ट्रक्चर में एक प्रोसेस ये होता है कि आप थोड़ा सा एक डाउन पेमेंट दे दीजिए और आपको एक नया लोन देके आपका पुराना लोन खत्म कर देंगे और नए लोन से आपकी चीजें शुरू कर दी जाएंगी। ये लोन का रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। लोन की दूसरी रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह हो गई कि मान लीजिए आप अभी आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, 6 महीने तक अभी केवल ब्याज दे दीजिए, मूल छोड़ दीजिए, मूल आगे एडजस्ट कर देंगे। दूसरी तरीका। तीसरी रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह से हो गई कि आपका कोई लोन अगर 5 साल का चल रहा है तो चलिए 5 की जगह 7 साल का कर देते, ब्याज बढ़ेगी, ईएमआई कम हो जाएगी। तो ये लेकिन जो
रीस्ट्रक्चरिंग है, हमें ये समझने की जरूरत है, ये पूरी तरीके से कर्ज लेने वाले की रीपेइंग कैपेसिटी, उसका सिविल स्कोर और उसके और बैंक के बीच किस तरीके की बैंकिंग, कितनी पुरानी बैंकिंग है और वो किस तरह बैंक को ये आश्वासन दे पाता है, भरोसा दिला पाता है कि वो अपने कर्ज की अदायगी समय से अच्छी तरीके से पूरी कर पाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए ही रीस्ट्रक्चरिंग होती है। मैं फिर ये कहूंगा कि रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस मिड साइज कंपनी या बड़ी कंपनियों के लिए शायद बहुत इजी होते होंगे। आम आदमी की स्थिति में रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा सफल हो पाएगी, इससे कम से कम मुझे संदेह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई पर्सनल लोन लिया है, आप सोच के देखिए कि अगर मैंने और आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है तो हम मैनेजर के पास जाएं और उसको ये बोलें कि हम पर्सनल लोन नहीं ले पा रहे हैं, उतना आसान है, उतनी सीधी चीजें लग दी गई। हाँ, बड़ी कंपनियां निश्चित तौर पर, बड़े व्यापारी, बड़ी कंपनियां, मिड साइज कंपनियां, इवन एमएसएमई में भी जो ठीक ठाक कंपनी है वो बैंकों के साथ इस तरीके की फैसिलिटी देती हैं, बैंकों की फैसिलिटी लेती हैं। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ये रीस्ट्रक्चरिंग के पूरे उससे कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली, तो मुझे नहीं लगता कि कोई राहत मिलने वाली है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि एक तरफ आप आय टूटना, बीमारी या किसी अन्य कारण की वजह से बैंक के कर्ज लेने पर कोर्ट में खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि कर्ज पे कर्ज देना कितना, ब्याज पे ब्याज देना कितना लाजमी है ये बताइए, और आगे आप उसकी राहत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, या सिविल स्कोर ना खराब हो, बिल्कुल सही बात है, एनपीए ना हो, अच्छी बात है, किसी भी तरह पैसा बैंकों तक पहुंचे। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो दूसरी बात मैंने बताई, जमा करताओं का भी ख्याल रखना है। ये थे हमारे मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे पत्रिका में असिस्टेंट एडिटर शुभम शंखधर। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन जरा रुकिए, उससे पहले हम अपने सुनने वाले एक सज्जन का आपको फीडबैक बताते हैं। ओम नाम है इनका और इन्होंने ट्विटर पर आज तक रेडियो के एक पॉडकास्ट को सुनकर रिप्लाई में लिखा है कि रेडियो का चलन फिर से बहाल होने वाला है। रेडियो सुनना मेरा शौक था, पुनः प्रारंभ करने के लिए चैनल को साधुवाद। तो सोशल मीडिया से भी आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं। यहाँ आसान भी है फीडबैक देना, तो यहाँ आप हमसे जुड़िए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह हम हैं और अब तो टेलीग्राम पर भी हैं। तो फीडबैक दीजिए। एक और जरिया है इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी पत्री का, यानी ईमेल का। radio@aajtak.com हमारा पता है। यहाँ आप ईमेल भेज सकते हैं और विस्तार में लिखकर बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, कहाँ आपको गलती लग रही है, क्या सुधार की गुंजाइश है। हम हर ईमेल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई देने का भी प्रयास करते हैं। तो इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की सचिन द्विवेदी ने, मैं हूं अमन गुप्ता, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।